सौम्या अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसका पति रोशन उसे आवाज लगाकर उठाता है। सौम्या देखो, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे भूख लग रही है। एक काम करो, जल्दी से मैगी बनाकर ले आओ, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आएगी, और मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं सोऊंगा नहीं, और मैं सोऊंगा नहीं तो तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। रोशन की बात सुनकर अब आधी कच्ची नींद में सौम्या उठती है और वो अपने पति पर भड़कते हुए बोलती है, यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम लोग इंसान हो या गली के कुत्ते जो आधी रात को उठकर दूसरों को परेशान करते हो। अरे भाई, तुम लोगों को नींद नहीं आती, कम से कम उसे तो सोने दो जिसको नींद आ रही है। सुबह 5 बजे उठो और फिर रात के 11 बजे तक सिर्फ घर के कामों में लगे रहो। तुम लोग को क्या लगता है कि घर की गृहिणी होना कोई आसान काम है? सौम्या मुझे भूख लग रही है, अगर तुम्हें बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मुझे बता दो, मैं अपनी बहन काजल को उठा लूंगा, वही बना देगी मेरे लिए कुछ। अगर उठ सके तो उठा दो, लेकिन मुझे परेशान मत करो रोशन प्लीज, मुझे नींद आ रही है, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। रोशन चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाता है और सौम्या को लगा कि शायद आज उसे सुकून की नींद मिल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। रोशन अपनी बहन काजल के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। काजल, ओ काजल, उठ यार, देख भाई को कितनी तेज भूख लगी है। वो सौम्या तो महारानी बनी सो रही है, बोल रही है तबीयत खराब है, तू उठ और मेरे लिए मस्त चटपटी मैगी बना दे। अरे भाई, अभी रात के 2:15 बज रहे हैं, मम्मी डांटेंगी नहीं क्या? मम्मी क्या डांटेंगी, मम्मी खुद उठ गई हैं, उन्हें भी एसिडिटी हो रही है, कह रही थी कि कुछ हल्का फुल्का मिल जाता तो अच्छा होता, चल जल्दी आ। रोशन की बात सुनकर काजल उठती है और किचन में चली जाती है। तो वहीं अभी सौम्या ने अपनी आंखें बंद ही की थी कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई, फिर मिक्सर चलने का शोर। उसे समझ आ गया कि अब उसकी नींद का कत्ल हो चुका है। वो गुस्से में उठी और बाहर आई। बाहर का नजारा कुछ ऐसा था जैसे घर में कोई शादी की दावत चल रही हो। लाइटें पूरी जली हुई थी, हीटर ऑन था और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा हुआ था, जिसे देखकर सौम्या को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तमतमाती हुई बोलती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, बाबूजी, आप लोग भी इस वक्त? अरे रात के 2:30 बज रहे हैं, कल सुबह मुझे जल्दी उठकर टिफिन तैयार करना है। अरे बहू, क्या करे, ठंड इतनी है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, और रोशन ने कहा कि तू थकी हुई है, तो हमने सोचा कि बच्ची को क्यों परेशान करे, काजल ही बना ले, तू भी आजा। देख, काजल ने कितना बढ़िया सैंडविच और मैगी बनाई है। अपनी सास की बातें सुनकर सौम्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ बच्ची को परेशान ना करने की बात हो रही थी, लेकिन पूरा घर सिर पर उठा रखा था। उसे चक्कर आ रहे थे, तभी उसके ससुर जी कहते हैं, बहू जब जाग ही गई हो तो एक काम करो, थोड़ी अदरक वाली कड़क चाय बना दो। काजल ने मैगी तो अच्छी बनाई है, पर बिना चाय के मजा नहीं आ रहा। यहाँ मेरी जान निकल रही है और इन्हें अदरक वाली चाय सोच रही है। कैसा पागल खानदान है ये। आधी रात को लोग अपने अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहे होते, लेकिन ये लोग आधी रात को भूखों की तरह खाना खाने के लिए पागल हो रखे हैं। अरे बहू, तू किस सोच में डूब गई है? जल्दी से चाय बना कर ले, ताकि हम सभी लोग गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ ये मैगी और सैंडविच खा सकें। बाबूजी, मुझे तेज सिर दर्द है, काजल बना ही रही है तो चाय भी वही बना लेगी, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर जैसे ही सौम्या अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगती है कि तभी रोशन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है, सौम्या ड्रामा मत करो, बस चाय तो मांगी है, और वैसे भी अब तो तुम्हारी नींद खुली गई है, अब सोकर क्या करोगी? आधा घंटा हमारे साथ बैठो, गप्पे मारेंगे, ठंड में आधी रात को खाने का अपना ही मजा है। तुम्हें मजा आ रहा है रोशन, क्योंकि कल सुबह तुम्हें 10 बजे ऑफिस जाना है, और वो भी ऑफिस की गाड़ी आएगी तब। लेकिन मुझे सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना है, झाड़ू पोछा देखना है और नाश्ता बनाना है। क्या कोई इस घर में ये समझता है कि मैं भी एक इंसान हूँ? भाभी, आप तो हर बात को राई का पहाड़ बना देती हैं। मम्मी पापा भी तो जगे, वो तो शिकायत नहीं कर रहे, आप हमेशा चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं? काजल की बातें सुनकर सौम्या का पारा हाई हो जाता है और अब सौम्या गुस्से में अपने हाथों को पटकते हुए कहती है, चिड़चिड़ी? काजल, तुम कॉलेज जाती हो, दिन भर सोती हो, मम्मी जी दोपहर में 3 घंटे सोती हैं, रोशन शाम को आकर सो जाता है, मैं कब सोती हूँ? और ये आधी रात को खाना खाने का क्या रिवाज है? पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, कभी समोसे तले जा रहे हैं, कभी पराठे बन रहे हैं। ये घर है या कोई 24 घंटे चलने वाला ढाबा? बहू, जुबान संभाल कर बात कर, हमारे घर में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हम खुश मिजाज लोग हैं, हमें खाने पीने का शौक है। अगर तुझे परेशानी है तो तू अलग हो जा, पर हमारे संस्कारों को गाली मत दे। संस्कार? रात के 3 बजे मैगी खाना संस्कार है? ये बीमारी है मम्मी जी, और इस बीमारी की वजह से मेरी सेहत गिर रही है। रोशन, अगर तुम्हें भूख लगती है तो खुद बनाना सीखो। आज के बाद मैं रात के 11 बजे के बाद किचन में कदम नहीं रखूंगी, चाहे जो हो जाए। इतना बोलकर सौम्या अब गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से पटकते हुए बंद कर देती है। बाहर सभी लोग सौम्या का ये बर्ताव देख हैरान थे, क्योंकि आज से पहले सौम्या ने कभी भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और अगर कभी की भी थी तो वो 5 मिनट में ही खुद आ जाया करती। लेकिन आज ऐसा नहीं था। सौम्या को गए हुए 1 घंटे हो चुके थे। पहले तो उन्हें लगा कि सौम्या वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो सौम्या के ससुर ने सभी से कहा, रोशन बहू सही तो कह रही है, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, पर यार वो चाय का क्या हुआ? छोड़िए पापा, चाय वाय, मूड खराब कर दिया उसने। काजल तू जा, सो जा। बाहर का माहौल गर्म था, इसलिए रोशन भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है।
कुछ ही घंटे में सुबह हो जाती है और सुबह 5 बजे का अलार्म सौम्या के कान के पास बजता है। कुछ देर बाद जब सौम्या उठकर तैयार होती है तभी वो अपना सामान पैक कर लेती है और बाहर लिविंग हॉल में आती है, जहाँ वो अभी भी रात के जूठे बर्तन देखती है। उसकी सास कमला जो सोफे पर बैठी थी वो कहती है, अरे बहू, चाय नहीं बनी अभी तक और तू तैयार होकर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब तक इस घर में खाने का समय और सोने का समय तय नहीं होता मैं वापस नहीं आऊंगी। और हाँ, रात के जूठे बर्तन अभी भी वैसे ही रखे हैं। काजल से कहिएगा साफ कर दे, क्योंकि उसे रात को जागने की आदत है। जहाँ सौम्या अपनी सास से बात कर रही होती है तभी रोशन अपने कमरे से निकलता है और सौम्या का सामान खींचते हुए कहता है, सौम्या पागल हो गई हो क्या? एक छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर जा रही हो? रोशन, ये छोटी बात तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ खाना मिलता है। बनाने वाले से पूछो कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन कैसे छिन जाता है। मुझे अपनी दिमागी शांति चाहिए। इतना बोलकर सौम्या अपना सामान एक बार फिर खींच लेती है और बाहर की ओर निकल जाती है। सौम्या के जाते ही घर में शांति आ जाती है। इसके बाद रोशन भी अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं जब काजल उठती है तो देखती है कि जूठे बर्तन वैसे ही रखे हुए हैं। जिसके बाद काजल अब उन जूठे बर्तनों को साफ करती है। इसके बाद काजल को एहसास होता है कि उसकी भाभी कितना कुछ कर रही थी। समय बीता और रात हो जाती है। अब आधी रात को काजल का भाई एक बार फिर काजल को उठाता है और यहाँ उसको ये रियलाइज होता है कि उसकी भाभी सौम्या जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। जिसके बाद अब काजल सभी को समझाती है और उसके समझाने के बाद रोशन अगले ही दिन सौम्या को घर वापस ले आता है। और अब आधी रात को जागकर खाने वाला ससुराल अब जल्दी खाकर जल्दी सो। सुरेंद्र वीरपुर गांव का एक प्रसिद्ध ताकतवर पहलवान था। कुश्ती में वो आसपास के गांव के सभी ताकतवर पहलवानों को हरा चुका था। उसकी पहलवानी की चर्चा आसपास के सभी गांव में थी। कुश्ती में अब तक वो बहुत से इनाम जीत चुका था, इसलिए हर कोई उसके साथ कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचता था। सुरेंद्र को कुश्ती में हराना बहुत ही कठिन था। बहुत ही बड़े पैमाने पर एक कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली थी। सुरेंद्र को इस प्रतियोगिता से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता का इनाम 50 लाख रुपए था। सुरेंद्र चाहता था कि वो ये इनाम जीत जाए तो वो अपने कच्चे घर को पक्का बनवा देगा। बेटा, इतनी मेहनत कर रहा है, कुश्ती में तो अभी 1 महीना बाकी है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, ये कुश्ती मेरे लिए बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी धनराशि की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में कोई चूक ना होने पाए। अरे बेटा, चिंता मत कर, इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये लो, तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दिया है, ले लो। बहू, बादाम काजू अच्छे से काट दिए हैं ना? जी माँ जी। सुनो, कुछ केले मैंने बांध दिए, रास्ते में खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। अच्छा माँ, मैं होकर आता हूँ। ऐसे ही सुरेंद्र मन में कई सपने सजाए लगातार इस कुश्ती की प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहा था। सुरेंद्र जानता था कि इस बार उसकी कुश्ती की प्रतियोगिता धौलपुर गांव के पहलवान भीम सिंह के साथ होने वाली है, जो बहुत ही चालाक स्वभाव का था। एक बार पहले भी सुरेंद्र भीम सिंह को कुश्ती में बुरी तरह पछाड़ चुका था, पर इस बार भीम सिंह कुछ और ही सोचकर बैठा था। अबे ओ बिरजू, मैंने तुझे सुरेंद्र पर नजर रखने के लिए बोला था, कुछ पता चला? आजकल प्रतियोगिता के लिए क्या कर रहा है? उस्ताद जी, सुना है इस बार की प्रतियोगिता जीतने के लिए सुरेंद्र बहुत मेहनत कर रहा है, बड़े से बड़े दाव पेच खेलने का अभ्यास कर रहा है। सुरेंद्र को हराना नामुमकिन है उस्ताद जी। सुरेंद्र ने इनाम की राशि जीतने का प्रण किया है। सुना है अपना घर पक्का करवाने के लिए वो इनाम राशि जीतना चाहता है। इनाम राशि वो कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले पाएगा। कुछ दिनों बाद कोई कमजोर पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेगा और उससे मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। और ये सारी इनाम की धनराशि मेरी हो जाएगी। उस्ताद जी, आप ऐसा क्या करने वाले हो? तो देखता जा बिरजू, बस मुझे इतना बता दे, सुरेंद्र अभ्यास के लिए कितने बजे घर से निकलता है? उस्ताद जी, सुरेंद्र सुबह 4 बजे अखाड़े में अभ्यास के लिए निकलता है। बिरजू की बात सुनकर भीम सिंह का दिमाग चलने लगता है। अगली सुबह सुरेंद्र अखाड़े में अभ्यास के लिए घर से निकलकर थोड़ी दूर ही निकला था कि अचानक 10-12 गुंडों ने उसे धोखे से डंडों से लगातार पीटना शुरू कर दिया। सुरेंद्र को अपने आप के लिए बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। गुंडे लगातार सुरेंद्र के सिर, हाथ, पांव सब जगह डंडे बरसाने लगे। डंडों की चोट सुरेंद्र से सहन नहीं हुई। उसी में से एक डंडा सुरेंद्र के माथे पर लगा और वो बेहोश हो गया। सुरेंद्र को लहूलुहान करके गुंडे भाग जाते हैं। सुबह का समय था, अभी अंधेरा छटा नहीं था। तभी एक दूध वाला वहाँ से गुजरा। उसने सुरेंद्र की आवाज सुनी और वो सुरेंद्र को पहचान गया। वो दौड़ता हुआ सुरेंद्र के घर जाता है और सुरेंद्र की माँ और पत्नी दूध वाले की बात सुनकर रोती बिलखती वहाँ पहुँचती है। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कोई जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। भैया भैया, जरा हमारी मदद करो, गांव के पास वाले अस्पताल में इन्हें ले जाने में हमारी मदद करो। सुरेंद्र की माँ और पत्नी कुछ गांव वालों की मदद से सुरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र को एडमिट कर लेता है। सुरेंद्र का काफी खून बह चुका था।
बड़ी मुश्किल से कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद सुरेंद्र की जान तो खतरे से बाहर आ जाती है, पर सुरेंद्र को कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। देखिए, अभी कम से कम 6 महीने तक ये कोई भी कुश्ती नहीं लड़ सकते। नहीं डॉक्टर, ये कुश्ती प्रतियोगिता जो है मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मेरी बहुत उम्मीदें इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि वो गुंडे कौन थे? नहीं अम्मा जी, अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जैसे ही कोई सबूत मिलता है ना, हम आपको खबर कर देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुरेंद्र जी ने जो भी बयान दिए हैं उनके आधार पर हम मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र निराश हो चुका था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र को छुट्टी मिल जाती है। कुश्ती प्रतियोगिता में 10 दिन बाकी थे। उधर भीम सिंह के साथ प्रतियोगिता लड़ने के लिए अभी तक किसी ने भी नाम दर्ज नहीं करवाया था, क्योंकि सुरेंद्र के बाद भीम सिंह ही एक ताकतवर पहलवान था, इसलिए उससे लड़ने के लिए कोई भी पहलवान तैयार नहीं था। सुमन हट्टे कट्टे शरीर वाली थी, उसकी लंबाई भी 6 फुट से ऊपर थी। शादी से पहले कई महिला पहलवानी की प्रतियोगिताएं सुमन जीत चुकी थी। सुमन ने मन बना लिया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, कड़ी मेहनत करेगी और भीम सिंह को हराकर ही दम लेगी। माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पहलवानी को फिर से जिंदा करूंगी। मैं तुम्हारी जगह भीम सिंह से लड़ूंगी, पर एक औरत बनकर नहीं, एक मर्द बन। अरे ये तू क्या कर रही है? रे सुमन, रे तुझे पहलवानी छोड़े कई बरस हो लिए, तो दोबारा कैसे पहलवानी कर सकती है? तुझे बहुत समय लगेगा इतनी ताकत पाने के लिए, क्योंकि भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। बस आप चौधरी साहब को इतना कह देना कि आपकी जगह आपका चचेरा भाई कुश्ती लड़ने वाला है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे 1 सप्ताह में फिर से अपनी पहलवानी का अभ्यास कर सकूं। इस बार बात मेरे सुहाग की है। बहू, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी उम्मीद जागी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, इस कुश्ती के मैदान में तुम जीत कर ही लौटोगी। सुरेंद्र के कहने पर गांव के जमींदार साहब उसके छोटे भाई महेंद्र का नाम कुश्ती प्रतियोगिता के लिए लिख लेते हैं। अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि सुरेंद्र को पिटवाने में भीम सिंह का हाथ है। सुमन महेंद्र बनकर अखाड़े में खूब अभ्यास करती। उसने अपनी पुरानी पहलवानी के सारे दाव पेच अपने अभ्यास में लगा दिए। भीम सिंह को जब इस बात का पता चला कि सुरेंद्र का चचेरा भाई महेंद्र कुश्ती प्रतियोगिता में उससे लड़ने वाला है, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उस्ताद जी, कहो तो इसका भी वही हाल कर दे जो सुरेंद्र का किया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, फिर तो कोई इसके खानदान में है ही नहीं जो इस कुश्ती को लड़ पाए। अरे नहीं बिरजू, असली मजा तो अब आएगा। ऐसे मच्छर तो मैंने अखाड़े में बहुत मारे हैं। कल तो होने दे, देखता हूँ ये कौन महेंद्र है। सब तैयारियां हो चुकी थी। सुमन ने मूछें लगाकर पगड़ी बांध ली, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो सीधा कुश्ती के मैदान में ही भीम सिंह और सब लोगों से मिलती है। सुमन को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये मर्द के रूप में कोई औरत हो सकती है। बस फिर क्या, सुमन ने अच्छे से भीम सिंह के साथ कुश्ती लड़नी शुरू की। सुरेंद्र और उसकी माँ भी कुश्ती की प्रतियोगिता देखने पहुँचे थे। वो भी सुमन की वाहवाही करने लगे। बहू, अरे ये मैं क्या बोलने वाली थी। महेंद्र बेटा, बहुत अच्छे से खेलना। हाँ, और आज इस भीम सिंह को धूल चटा देना। माँ, भीम सिंह बहुत ताकतवर पहलवान है। चिंता मत कर बेटा, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू पहलवान है, पहलवान। भीम सिंह को मसल कर धूल चटा देगी। कुश्ती प्रतियोगिता में भीम सिंह सुमन से हार रहा था। कुछ देर का विराम लग जाता है। तभी एक आदमी सुमन के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में खून दौड़ने लगता है। उसके बाद जो वो भीम सिंह की धुनाई करती है, उससे वो अधमरा हो जाता है। अपना गुनाह कबूल कर कि तूने ही मेरे पति को मारा था। बोल, तूने मारा था ना? रे सुमन, ये क्या कर रही है? तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन हो तुम, और सुरेंद्र को अपना पति क्यों कह रही हो? तुम तो उसके चचेरे भाई हो ना। पहले बोल, तूने मेरे पति को धोखे से पिटवाया था या नहीं, वरना मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हाँ, मैंने ही गुंडों से तुम्हारे पति को पिटवाया था। मुझे छोड़ दो चौधरी साहब, मुझे बचाओ। ये सुरेंद्र की पत्नी सुमन है। सुमन प्रतियोगिता जीत चुकी थी। भीम सिंह ने अपनी हार मान ली, पर सुमन की सच्चाई सब गांव वालों के सामने आ जाती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। चौधरी साहब, सुमन भाभी को मैंने ही भीम सिंह की सच्चाई बताई है। मैंने उस दिन अपने मोबाइल में भीम सिंह की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, पर भीम सिंह के डर से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज सुमन भाभी की हिम्मत देखकर मुझमें भी हिम्मत आ गई। मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को फोन करके यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए भीम सिंह के गुंडे सुरेंद्र को मारते हुए। इंस्पेक्टर साहब, भीम सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। हमारे गांव में पहलवानी करने आया और हमारे गांव के सुरेंद्र को पिटवा दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सुमन, हम जानते हैं ये सब तुमने सुरेंद्र के लिए किया। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए 50 लाख की जीत का इनाम हमारी तरफ से तुम्हें जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब। चल, अब तुझे जेल की हवा खिलाते। चल। सचमुच आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जीती रहो बहू। सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ सुमन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और फिर सब सुमन के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। इनाम की धनराशि से सुमन और सुरेंद्र एक नया घर बनाते हैं, जो सुरेंद्र का सपना था। अपने पति और सास की आंखों में खुशियां देखकर सुमन के चेहरे पर भी खुशी आ